सुहाग रात के वक्त ही मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और देवर के कमरे में भेज दिया। मगर उस वक्त जान निकल गई जब देवर ने मेरे साथ। मैं बहुत गरीब परिवार से थी। मेरी माँ ने रिश्ता अच्छा समझकर मेरी शादी एक अमीर परिवार में कर दी। लेकिन शादी की पहली रात जैसे ही मेरा पति कमरे में आया, उसने मुझे घसीट कर कमरे से बाहर निकाल दिया और देवर के कमरे में भेज दिया। और मेरे देवर ने पूरी रात। मेरा नाम आस्था है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी शादी जिससे हो रही थी उस लड़के का नाम मानव था। मैं अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हर लड़की को अपनी शादी की बहुत खुशी होती है। वह अपनी शादी के सुहाने सपने सजाने लगती है। यही सारी तमन्ना मेरे दिल में भी थी। मैं खूब सारी शॉपिंग में लगी हुई थी। मेरी मम्मी मेरी शादी धूमधाम से करना चाहती थी और मेरी पूरी फैमिली भी मेरी शादी से बहुत खुश थी। मुझे पार्लर से तैयार होना था। मेरी शादी के कपड़े ससुराल से पहले ही आ गए थे। इतने प्यारे कपड़े और चूड़ियाँ देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ कपड़े तो अच्छे हैं लेकिन चूड़ियाँ मुझे कुछ पसंद नहीं आई। मेरी माँ कहने लगी, बेटी भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इतनी अच्छे ससुराल मिली है और तुम्हारे ससुराल के लोग भी बहुत अच्छे हैं। भगवान की कृपा है कि सारे रिश्तेदारों ने मिलकर तुम्हारी शादी के सारे इंतजाम करवा दिए। माँ ने मेरी शादी का सामान और कपड़े सभी बहुत मेहनत से इकट्ठा किए थे, वरना तो हमारे घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। मेरी शादी अच्छे परिवार में हो रही थी, इसलिए मेरी माँ ने जैसे तैसे मेरी शादी अच्छे से करने की कोशिश की। मैं भी भगवान को धन्यवाद बोल रही थी कि मेरी शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे और शादी भी एक अच्छे परिवार में हो रही थी। मैं अपनी शादी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं पार्लर में तैयार हुई थी, इसलिए मैंने पैसे भी इकट्ठे किए हुए थे, क्योंकि यह मेरी एक चाहत थी और यह तो हर लड़की की चाहत होती है कि वह अपनी शादी पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। मेरी शादी का वक्त भी आ गया था और मैं पार्लर से तैयार होकर शादी हॉल में पहुंच चुकी थी। मेरे ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरे पति, सास और मेरा देवर। मेरे ससुर की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी और मेरे पापा की भी मौत हो गई थी। जब मैं 15 साल की थी तब हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी मम्मी की दोस्त की ननद ने हमारा यह रिश्ता करवाया था। उन्होंने मुझे मेरे रिश्तेदार के यहाँ पार्टी में देखा था। वहाँ पर वह मुझे देखने के अगले दिन ही अपने भांजे के लिए रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थी। सारे लोग ही मेरी ससुराल की बड़ी तारीफ़ किया करते थे और सबसे ज़्यादा तारीफ़ तो मेरे पति की होती थी। लोग कहते थे कि तुम्हारा होने वाला पति बहुत समझदार और पढ़ा लिखा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम हमेशा उसके घर में रानी बनकर रहोगी। मैं भी अपने ससुराल के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश होती थी, क्योंकि मैं इस गरीबी भरी ज़िंदगी से बोर हो रही थी। आखिर इस ज़िंदगी में रखा ही क्या था। रिश्तेदार भी तो तब तक ही होते हैं जब तक हमारे पास पैसा होता है। मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी माँ एक साधारण सी नौकरी करती थी। पापा के मरने के बाद मेरी माँ ने दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि उनको हमेशा मेरी परवरिश की फिक्र लगी रहती थी। मेरी माँ का कहना था कि मैं अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी कर दूंगी, इसलिए मेरे जवान होते ही मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। मेरी माँ ने जो किया था वह खुद अपनी मेहनत की कमाई से किया था। तभी तो मेरी माँ चाहती थी कि वह जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी कर दे, ताकि ऐसा ना हो कि कभी ज़िंदगी उन्हें भी धोखा दे जाए और उनकी बेटी इस दुनिया में लावारिस रह जाए। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मेरी खुशी की खातिर बहुत कुछ किया था। हम दोनों माँ बेटी हमेशा एक दूसरे का सहारा बने थे। मेरी माँ की तबीयत कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती थी। 12वीं करने के बाद घर चलाने के लिए माँ की हेल्प करने लगी थी। मुझे सिलाई करना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया और इसी तरह मैं भी पैसे कमाने लगी। मैं कपड़े अच्छे सिलती थी, इसलिए कम समय में ही बहुत जल्दी मेरे पास ज़्यादा कपड़े सिलाई के लिए आने लगे थे और इसी तरह से मेरी गुजर बसर अच्छे तरीके से होने लगी। अब मैं 23 साल की हो गई थी और मेरी माँ जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को विदा कर देना चाहती थी। रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए एक अच्छा परिवार ढूंढ रही थी। मेरी माँ का कहना था कि वह मेरी शादी किसी अमीर और पढ़े लिखे परिवार में करना चाहती है और मेरी शादी अब अच्छे परिवार में हो रही थी। यह सब मेरी माँ की प्रार्थनाओं और कोशिशों का ही नतीजा था कि बैठे बिठाए ही हमें अच्छा रिश्ता मिल गया और लड़के वाले मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर गए थे। हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। मेरी माँ को मेरे दहेज की भी ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि
मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ के पास जो थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था वही मुझे दे दिया। इस बात पर हम लोग सबसे ज़्यादा बेफिक्र और खुश थे। दिन जल्दी जल्दी गुजर गए थे और शादी का दिन भी करीब आ गया। माँ से जितनी कोशिश हो सकी मेरी शादी को धूमधाम से करने की कोशिश की। वो लोग टाइम से बारात लेकर शादी हॉल में पहुंच गए थे और फिर सबके आशीर्वाद से मेरी शादी भी हो गई। मैंने अपने होने वाले पति को सिर्फ एक बार फोटो में ही देखा था। वह बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। मैं भी बहुत खूबसूरत थी और मुझे पता था कि मेरा पति भी मुझे पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लेगा। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद सारे मेहमानों ने खाना खा लिया और फिर उसके बाद विदाई की रस्म की गई। मैं रोते हुए अपनी माँ से मिलकर ससुराल में खुश रहने की बहुत सारे आशीर्वाद लेकर अपने ससुराल विदा होकर आ गई थी। घर पहुँचते ही सबसे पहले मुझे मेरी सास के कमरे में बैठा दिया। फिर 2-3 रस्में की गई। कुछ रस्मों के बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी खुशी खुशी सब लोगों के बीच बैठी हुई थी और सारी रस्मों को भी अच्छे तरीके से निभा रही थी, क्योंकि पहले ही दिन मैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर उन सबका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। इसलिए चुपचाप बैठी सारी रस्मों को अच्छी तरह से निभा रही थी। जैसे जैसे वह लोग कह रहे थे वैसा ही कर रही थी। इसके बाद मेरी सास मुझे कमरे में लेकर चली गई थी, जो कि मेरे पति का था और अब मुझे भी इस कमरे में ही रहना था। कमरे में चारों तरफ फूलों की सेज लगी हुई थी। मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी सास ने मुझे बेड पर बैठने के लिए बोल दिया और मेरे लहंगे को चारों तरफ से फैला दिया। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार धीरे धीरे लंबा होता चला जा रहा था, क्योंकि मुझे बेड पर बैठे 1 घंटा हो गया था और मेरा पति था कि कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे एक बात पर बड़ी हैरत हो रही थी कि जब से मेरी शादी हुई थी मैंने अपने पति को बोलते हुए या मुझसे बात करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि मैं अपने पति की अभी तक आवाज़ भी नहीं सुनी थी। इसी तरह ही बैठे बैठे लगभग मुझे 2-3 घंटे गुजर गए और मेरी आँख लग गई। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। अचानक जब मेरी आँख खुली तो तब भी मेरा पति कमरे में मौजूद नहीं था और मैं आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। ना जाने कितनी देर हो गई थी कि अचानक दरवाजे पर आहट की आवाज़ से मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैंने चारों तरफ देखा तो कमरे में मुझे कोई नज़र नहीं आया, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई, यह देखकर मैं हैरान रह गई कि खुले हुए दरवाजे से मेरा पति अंदर आ रहा था। लेकिन हैरत की एक वजह यह भी थी कि कमरे के अंदर मेरे पति के साथ एक लड़की भी आई थी, जो बिल्कुल पागल सी लग रही थी। उसकी हरकतें भी बिल्कुल पागलों वाली ही थी। उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। वह बार बार सर को बुरी तरह से खुजला रही थी और अजनबियों की तरह पूरे कमरे को ऐसे देख रही थी जैसे वह कमरे में पहली बार आई हो और उसने कमरे की हर चीज़ को ही पहली बार देखा हो। मैं हैरत से पहले उसे और फिर अपने पति को देखा, जिसने उस पागल औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। मैं बड़ी परेशान और हैरान अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और उन दोनों के करीब चली गई। वह पागल औरत तेज़ी से मेरे पति के पीछे छुपने लगी, जैसे वह मुझसे डर रही थी। मैंने अपने पति से पूछा, यह कौन है और आपके साथ हमारे कमरे में क्या कर रही है? तो पहले मानव ने उस पागल लड़की को अपने करीब खींच लिया और अपने बराबर में खड़ा कर लिया और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, यह मेरी पत्नी है और चलो इसे बिल्कुल अपनी तरह तैयार कर दो। अपने पति की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि आज ही तो मेरी शादी हुई थी और वह आज ही एक पागल सी औरत को हमारे कमरे में लाकर कह रहा है कि यह उसकी पत्नी है और इसे अपनी तरह तैयार कर दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने पति से कहा, यह आप क्या कह रहे हो? यह आपकी पत्नी कैसे हो सकती है और मैं इसे कैसे अपनी जगह तैयार करके बैठा दूँ? आपकी पत्नी तो मैं हूँ। आज ही हम दोनों की शादी हुई है। हम दोनों ने एक साथ फेरे लिए हैं और आपने ही तो मेरी मांग में सिंदूर भरा है। मैं बुरी तरह से सदमे में चली गई थी और अपने पति से रो रो कर यह बात कह रही थी। मेरे पति ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैंने कहा ना यह मेरी पत्नी है और तुम इसको अपनी तरह तैयार कर दो और उसके बाद तुम हमारे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें तलाक देकर अभी घर से निकाल दूंगा। अपने पति की बात सुनकर मेरा शरीर बुरी तरह से काँप रहा था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि शादी की पहली रात ही मुझे अपने पति से ऐसे शब्द सुनने पड़ जाएंगे। वह औरत कौन थी मैं नहीं जानती थी। मैंने कभी दुल्हन के साथ ऐसा सलूक होते कभी नहीं देखा था, बल्कि पति को तो अपनी नई पत्नी से मिलने की और प्यार भरी बातें करने की चाहत होती है, जबकि मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी शादी की पहली रात ही मेरा पति एक पागल औरत को मेरे सामने लाकर सजाने के साथ साथ
मुझे कमरे से निकल जाने को भी कह देगा और साथ में धमकी भी दे रहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा। अगर वह मुझे घर से निकाल देता तो ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती बल्कि मेरी माँ भी जीते जी मर जाती, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत लगन और कोशिश के बाद मेरी शादी करवाई थी ताकि वह अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाए और अपने जीते जी ही अपनी बेटी की शादी देख सके और अपनी बेटी को उसके ससुराल में खुश देख सके। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ, जिसने पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गम सहे हैं, वह मेरा भी गम बर्दाश्त करे। मैंने रोते हुए सर हिला दिया और फिर उस पागल औरत को तैयार करने के लिए राज़ी हो गई। मैं दिल ही दिल में परेशान होती रही और रो भी रही थी। उस पागल लड़की को अपना वही लाल लहंगा पहना दिया मैंने, जो मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे शादी पर मिला था। लेकिन अब उस पागल औरत का भाग्य बन चुका था। वह मेरे जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, मगर उसकी किस्मत मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उसे अपना लहंगा पहनाने के बाद मैंने उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए। मेरा पति बेड पर बैठा हुआ हमारी ही तरफ देख रहा था, जिस पर मैंने उस पागल औरत को ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर बैठा दिया और फिर उसका मेकअप करने लगी। उसके बाद उसका हेयर स्टाइल भी कर दिया। वह सारी ज्वेलरी उसको पहना दी जो कुछ देर पहले मैंने पहनी हुई थी। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। डर और परेशानी के साथ साथ मुझे उलझन भी हो रही थी। ना जाने मुझे वह पागल सी लड़की किसी दुश्मन की तरह दिखाई दे रही थी। जो लड़की कुछ देर पहले पागल और बदसूरत सी दिखाई दे रही थी, उसे तैयार करने के बाद जब मैंने उसे गौर से देखा तो वह काफ़ी प्यारी और खूबसूरत नजर आ रही थी। उसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था कि मेरा पति किसी पागल औरत को मेरी जगह दे रहा है, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। वह पागल औरत खुद को शीशे में देख देख कर खुश हो रही थी और तालियां बजा रही थी। मतलब उसे भी यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि वह तैयार है और खूबसूरत लग रही है। मैंने तैयार करके उसे गौर से देखने के बाद अपने पति की तरफ देखा तो वह बेड से उठकर उसके करीब आया और उसको गौर से देखने लगा। उसके बाद मेरी तरफ देखकर मुझे वहाँ से निकल जाने को इशारा करने लगा। मैं उस पागल लड़की का दुपट्टा सर से ओढ़ती हुई बाहर आ गई। मैंने अपना मेकअप भी उतार दिया था और मेरा चेहरा साफ हो गया था और शरीर पर उस पागल लड़की के फटे पुराने कपड़े थे। अगर कोई भी मुझे देखता तो यकीन नहीं करता कि कुछ देर पहले जो दुल्हन इस घर में आई थी वह मैं ही थी। इस वक्त तो मैं ही पागल लग रही थी। ये घर मेरे लिए अनजान था। मैं यहाँ पहली बार आई थी। तभी मैं कमरे से निकलकर दरवाजे के बाहर ही बैठ गई, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं रात के इस वक्त कहाँ जाऊँ, और अगर किसी के कमरे में जाती तो वह मुझसे पूछता कि मैं इस हाल में अपने कमरे से बाहर क्या कर रही हूँ। तभी मैं चुपचाप अपने पति के कमरे के बाहर आकर बैठ गई और मैंने अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक दिया था। मुझे परेशानी की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। यही वजह थी कि मैं अब तक जाग रही थी। अभी मैं वहीं बैठी हुई थी जब अचानक मुझे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं चौंक कर उस तरफ देखने लगी तो सामने से ही मेरा देवर आ रहा था। उसने मुझे दरवाजे के बाहर बैठा हुआ देखा तो वह चौंक गया और फिर कुछ ही देर बाद वह मुझसे बिना कुछ कहे बगैर ही मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। मेरा चेहरा छुपा होने की वजह से वह मुझे देख नहीं पाया था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए तो वह मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले जाने लगा, जिस पर मैं चुपचाप उसके साथ चलने लगी, क्योंकि अगर मैं मुंह खोलती तो इसमें मेरी ही बेइज्जती होती कि शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। वह शायद मुझे ही पागल समझ रहा था और मुझे लग रहा था कि वह उनकी कुछ ना कुछ तो लगती थी, मगर क्या लगती थी यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरा देवर मुझे एक कमरे में लेकर पहुंचा। वहाँ अंधेरा छाया हुआ था। शायद यह घर का स्टोर रूम था। उसने आके बैठकर लाइट ऑन की, लेकिन मेरी रूह कांप गई जब उसने मुझे रस्सी से बांधने के बाद अचानक मेरे सामने बासी रोटी और ठंडी सब्जी रखी थी, जिसके साथ कुछ दवाइयाँ भी रखी हुई थी। मतलब वह यह खाना खिलाने के बाद मुझे दवाइयाँ भी खिलाने वाला था, जो शायद उस पागल औरत की थी, और मैं यह दवाइयाँ हरगिज नहीं खा सकती थी क्योंकि मैं पागल नहीं थी। मेरा एक पैर रस्सी से बंधा हुआ था जबकि दोनों हाथ खुले हुए थे। उसने कहा कि खाना खाओ, मगर मैंने अपना सर तेजी से ना में हिला दिया कि मुझे नहीं खाना। जैसे ही मेरा सर ना में हिला तो मेरे सर से दुपट्टा उतर गया, जिसकी वजह से मेरा चेहरा उसके सामने आ गया। मेरे देवर ने जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखा तो वह बुरी तरह से हैरान हो गया और वह आंखें फाड़ कर मुझे देख रहा था और यकीन करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने बहुत हैरानी से मुझसे पूछा, जैसे उसे अभी अभी यकीन आया हो मैं वह पागल औरत नहीं
बल्कि मैं हूँ जो आज ही उसकी भाभी बनी हूँ। उसके सवाल पर मैं रोने लगी। उसने आगे बढ़कर मेरी रस्सियाँ खोल दी और मुझे आज़ाद कर दिया। उसके बाद मैंने अपने दुपट्टे को ठीक से ओढ़ लिया। मुझे तो बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने देवर के पूछने पर मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी, जिस पर मेरा देवर सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, आपको अपना कमरा छोड़कर नहीं आना चाहिए था और आप डर कर ना सिर्फ अपना कमरा छोड़कर आई हो, बल्कि भैया की बात मानकर उस पागल को भी अपनी जगह दुल्हन बनाकर आ गई हो और खुद यह फटे पुराने कपड़े पहन लिए। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम्हारे भैया ने मुझे तलाक की और घर से निकालने की धमकी दी थी। मेरी माँ तलाक का सुनकर जीते जी मर जाती। यही वजह है जो मैंने तुम्हारे भैया की हर बात मानी। उसने मेरी बात सुनकर मुझे तसल्ली दी और गहरी सांस भरी। फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर निकल गया। मैं डरती हुई अपने देवर के पीछे कमरे से बाहर निकली और फिर उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम से दूर एक कमरे में चली गई तो सामने ही बेड पर मुझे मेरी सास लेटी हुई नजर आई। उसके बाद मेरे देवर ने उनको नींद से जगाया। वह बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और फिर मुझे फटे पुराने कपड़े में देखकर दंग रह गई। मेरे देवर ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिस पर मेरी सास गहरी सांस भरकर रह गई थी। मुझे लग रहा था कि कुछ तो ज़रूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा था। तभी मैंने पूछ लिया कि वह औरत कौन है जिसे मेरा पति अपने कमरे में ले गया है और उसकी वजह से मुझे अपने कमरे से बाहर भी निकाल दिया है। मेरी सास ने मेरे देवर को कमरे से बाहर निकल जाने का इशारा किया। वह बाहर चला गया तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बैठा और बताने लगी कि वह उनके पड़ोस में रहने वाली की बेटी है। उसके मम्मी पापा उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वह अकेले ही अपने घर में रह रही थी और मेरी सास भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। इसी वजह से उसका मेरी सास के घर में आना जाना भी काफ़ी हो गया था और मेरी सास ने उसकी परवरिश भी अपने बच्चों की तरह ही की थी। मेरी सास ने कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती और उन्होंने उसका हमेशा ख्याल रखा। वक्त गुजरता रहा और वह भी उनके बच्चों के साथ बड़ी होती रही। दोनों भाइयों में मानव ही उसके सबसे ज़्यादा करीब थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद मानव जॉब करने लगे। जब मेरी सास ने उसे कहा कि उसकी शादी अपने बेटे से कर देगी तो उसने अपनी शादी करने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि वह किसी लड़के को पसंद करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। मेरी सास ने बताया कि मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं था क्योंकि वह भी उसकी खुशी को ही अहमियत देती थी। उन्होंने बताया कि इस पागल लड़की का नाम लीना है। उन्हें नहीं पता था कि लीना किससे प्यार करने लगी थी। मेरी सास को लगा कि शायद वह किसी ऐसे लड़के की बात कर रही हो जो उसके कॉलेज में पढ़ता होगा। इसी तरह से दोनों की जान पहचान हुई होगी। लड़का खूबसूरत और अच्छा था, इसलिए मेरी सास ने उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन जब यह बात मानव को पता चली तो उसने बहुत हंगामा किया था कि वह लीना को पसंद करता है और उससे ही शादी करना चाहता है। उसने जिद पकड़ रखी थी कि वह शादी करेगा तो सिर्फ लीना से ही करेगा। मेरी सास को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वह तो खुश हो गई थी कि उनका बेटा उस लड़की को पसंद करता है जिसको वह इतने सालों से जानती है और जिसकी परवरिश उन्होंने खुद की है। वह लीना से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और फिर जब लीना को यह बात पता चली कि मानव उससे बहुत प्यार करता है तो वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी फैमिली से नफरत करने लगी। मेरी सास ने मानव को यह कहकर खामोश करवा दिया कि लीना शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है। यह सुनकर मानव भी खामोश हो गया और बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया और लीना की शादी में भी शामिल नहीं हुआ। लीना की शादी जल्दी ही उस लड़के के साथ करवा दी गई क्योंकि लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी। उसको विदा करने के बाद मानव की माँ बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो गई थी, लेकिन लीना की शादी को 6 महीने ही गुजरे थे कि लीना वापस आ गई। वह अपनी ससुराल में रह रहकर पागल सी हो गई थी और उसका पति उसे डिवोर्स देकर कहीं फरार हो गया था। उसकी और लीना की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी और वो लीना के पैसे और सारा कीमती सामान लेकर उसे तलाक दे दिया और फरार हो गया था। लेकिन वह कहाँ गया था यह बात कभी किसी को पता नहीं चल सकी। मतलब कि उसने लीना के साथ धोखा किया था और लीना उसकी बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी। लीना प्रेग्नेंट थी और यह खबर उसके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। उसके दिमाग को सदमा लग गया और वह पागलों की तरह हरकतें करने लगी और फिर वह पूरी तरह पागल तब हुई
जब उसने अपना बच्चा खो दिया। उसका मिसकैरेज हो गया था। वह वॉशरूम में पैर फिसलने के कारण गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और वह दिमागी तौर पर पूरी तरह से पागल हो गई थी। मानव को जब इस बारे में पता चला तो वह वापस आ गया और लीना को संभालने लगा, उसका इलाज करवाने लगा। मगर डॉक्टर का कहना था कि यह अब कभी ठीक नहीं हो सकती। इसको दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, जिसकी वजह से वह अब अपने होश हवास में नहीं है। अगर उसके साथ फिर से वही सब दोहराया गया तो शायद वह ठीक हो जाए या फिर उसकी शादी कर दी जाए। शादी होगी, पति होगा और बच्चे होंगे तो वो ठीक हो जाएगी। मानव ने यह बात सुनते ही हंगामा मचा दिया कि अब वह लीना से शादी करेगा, चाहे वह पागल ही क्यों न हो। मेरी सास ने बड़ी मुश्किल से अपनी कसम देकर अपने बेटे को रोक लिया था कि वह अभी उससे शादी ना करे, वह पहले उसका इलाज करवा ले। इलाज करवाते करवाते 1 साल गुजर गया, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुई है। अब तो वह पहले की तरह ना ढंग से खाती है और ना पीती है, किसी को भी खुद को हाथ तक नहीं लगाने देती। इसलिए उसे रस्सियों से बांध कर रखा जाता है, क्योंकि कई बार उसने दूसरे को नुकसान पहुंचाने और घर से भागने की कोशिश की थी। इसलिए घर वालों ने समझा बुझाकर मानव की शादी मेरे साथ करवा दी। मानव की शादी हो जाने के बाद शायद उसके दिल से इस पागल लड़की का ख्याल निकल जाता। मेरी सास अपनी ज़िंदगी में मानव का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से लीना की तबीयत खराब रहने लगी थी और मानव अपनी शादी के झंझटों में उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया था। यह सब अपनी सास के मुंह से सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा कि मेरा पति पहले से ही किसी और लड़की को पसंद करता था और मेरे साथ धोखा हुआ है, जिस पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि मैं उसकी पत्नी के बावजूद भी उसकी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में तो पहले से ही कोई और लड़की मौजूद थी जिसको ठीक करना है और उसे पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। शायद मेरे साथ उसकी शादी इसलिए करवाई गई थी कि मैं गरीब थी और अपना घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मेरी सास मुझे लेकर मेरे पति के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा बंद था तो मेरी सास ने दरवाज़ा खटखटाया। अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही जब कमरे के अंदर देखा तो लीना सजी सवरी दुल्हन की तरह तैयार हुई ज़मीन पर लेटी सो रही थी, जबकि मानव की आंखों से लग रहा था कि वह रो रहा था। मुझे उस पर और लीना पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, मगर मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती थी। मानव एकदम ही अपने माँ के गले लगकर रोने लगा। इस पर मेरी सास अपने बेटे को तसल्ली देने लगी और उसे मेरे साथ की गई गलती का एहसास भी दिलाने लगी, जिस पर मानव मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मेरी सास ने सोई हुई लीना को उठाया और फिर बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गई। उसके जाने के बाद मानव ने मुझसे माफ़ी मांगी और अपने बिहेवियर की वजह बताने लगा, जो मैं पहले ही अपनी सास से सुन चुकी थी कि वह यह शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह लीना को संभाल सके और उसे ठीक कर सके। उसके बाद जब वह ठीक हो जाए तो उससे शादी कर ले। लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करवा दी थी। मैंने उसे तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ, जिस पर वह काफ़ी देर तक अपना गम मुझसे बांट रहा था। मुझे यकीन था कि मैं जल्दी ही उसके दिल में अपनी जगह बना लूँगी। वैसे भी जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था और ना ही मैं यह सब अपनी माँ को या किसी और को इस बारे में बताने वाली थी। लीना एक मासूम सी पागल औरत थी जिससे मुझे कोई खतरा नहीं था। शादी के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर को चले गए थे। मैं लीना का सगी बहन की तरह ख्याल रख रही थी। उसका खाना पीना, उसके कपड़े सब मैं ही देखने लगी थी और कोशिश करती थी कि उसके साथ अपना बिहेवियर दोस्त की तरह रखूं। यह सब देखकर घर के बाकी लोगों के साथ मानव भी खुश रहने लगा था और मानव के दिल में मेरे लिए जगह भी बनने लगी थी, जिसका इजहार वह मुझे अपनी प्यार भरी बातों और मेरे ख्याल रखने से करता रहता था। लेकिन लीना अभी तक ठीक नहीं हो पा रही थी। उसकी दवाइयाँ भी चेंज करके देखा था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा था। अब तो घर के बाकी लोग भी उसकी हालत को देखकर अफसोस में पड़ जाते थे, लेकिन मानव चाहता था कि वह ठीक हो जाए, इसलिए मैं दिलो जान से उसका ख्याल रख रही थी। बिना किसी जलन और बिना किसी गुस्से से इसका चेकअप करवाने के लिए मैं और मानव हॉस्पिटल लेकर उसे जाते थे। लीना जो पहले उटपटांग हरकतें करती थी, अब हमेशा खामोश सी रहने लगी थी और वह अपने कमरे में बेड पर ही लेटी रहती थी, उठकर बैठती भी नहीं थी। डॉक्टर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। वह कमज़ोर तो पहले से ही थी, लेकिन अब बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि वह सिर्फ कुछ दिनों तक ही जिंदा रह सकेगी। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हमें दुख होने लगा था।
हम लीना का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखते थे। वह मुझे बहनों की तरह प्यारी हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो जाए। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता है। मेरी शादी के कुछ महीने बाद लीना की मौत हो गई और वह सबको दुखी छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी मौत का हम यकीन नहीं कर पाते थे। ऐसा लगता था कि अभी भी वह इस घर में जिंदा है और कहीं से भी आ जाएगी। लेकिन हकीकत यही है कि वह हम सबको छोड़कर जा चुकी है और हर फिक्र से आज़ाद होकर मर चुकी थी। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है जिसने लीना को धोखा दिया था और जिसके धोखे की वजह से वह पागल हो गई थी। वह इंसान इस दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा वह कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि लीना की ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ वही था जिसने उसको धोखा दिया था। ऐसे लोग जो दूसरे को धोखा देते हैं वह कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। उनको भी इस दुनिया में जीते जी किसी न किसी से धोखा ज़रूर मिलता है। अगर वह इंसान लीना की और उसकी मोहब्बत की कदर कर लेता और उसे पैसों और जेवर का लालच ना होता तो आज लीना भी जिंदा होती। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।